हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास। आज की क्लास में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम अपने डिटरमिनर्स की नई सीरीज शुरू करने जा रहे हैं। इसका मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को लेकर हम डिस्कस करेंगे। अब से जो भी लेक्चर्स हमारे होंगे डिटरमिनर्स को लेकर, वो सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को लेकर होंगे। जो भी कॉन्सेप्ट हमने डिटरमिनर्स के अंदर सीखा है, चाहे वो ग्रुप ए के डिटरमिनर्स रहे हो, ग्रुप बी के डिटरमिनर्स रहे हो, उन कॉन्सेप्ट का यूज हमने एक्सरसाइज में भी किया। अब हम उनको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में भी डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि किस तरीके के क्वेश्चंस जो हमारा एग्जामिनर हमसे पूछ रहा है वो किस तरीके के क्वेश्चंस हैं, और उनको जो हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा है उससे हम उन्हें कैसे सॉल्व करते हैं। इन सब को लेकर हम आने वाले लेक्चर्स में और इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो डिटरमिनर्स को लेकर आपको अब नॉलेज हो चुकी है कि डिटरमिनर्स क्या होते हैं, राइट। वो नाउन से पहले उनकी प्लेसमेंट होती है, आर्टिकल्स डिटरमिनर का पार्ट होता है, डेमोस्ट्रेटिव डिटरमिनर्स होते हैं, और भी जो अदर फॉर्म्स होती हैं डिटरमिनर्स की, वो सब आपने अच्छे से डिस्कस करी हैं। अब जो क्वेश्चंस आते हैं वो आते हैं हमारे यूज़ ऑफ डिटरमिनर्स, यानी हम डिटरमिनर्स को किस तरीके से इस्तेमाल करेंगे। तो देखिए पीवाईक्यूज में भी हम वन बाय वन बढ़ेंगे। तो पहले हम आर्टिकल्स वालों को डिस्कस करेंगे, ग्रुप ए, ग्रुप बी, इस तरीके से हम सीक्वेंसली आगे बढ़ते चलेंगे, जिससे आपको एक सीक्वेंस रहे कि आपको पता रहे कि आर्टिकल का यूज़ क्या है। अब आपने आर्टिकल का जो यूज़ है वो थ्योरी में तो देखा, उसके बाद कुछ एक्सरसाइज पे क्वेश्चंस प्रैक्टिस किए। अब हम जब इसकी प्रैक्टिस करेंगे और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे, यानी कुछ ऐसे ही क्वेश्चंस आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। इन्हीं आधार पर रखकर एग्जामिनर आपसे और क्वेश्चंस पूछेगा, यानी जो आपने थ्योरी पढ़ी है अब उस थ्योरी को हम टेस्ट करेंगे। और अगर आपको किसी प्रॉब्लम में, क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम आती है, देखिए पीवाईक्यू का सबसे बेस्ट तरीका मैं आपको बताता हूँ करने का। जब भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस या प्रैक्टिस करो क्वेश्चंस के थ्रू, अगर आपको किसी एक क्वेश्चन में प्रॉब्लम आई, फिर आप उसके बाद दो तीन उसी टॉपिक के ऊपर क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो। अगर आपको सेम उसी टॉपिक पर प्रॉब्लम आ रही है तो इसका मतलब है कि आपका वो टॉपिक कमज़ोर है। फिर उसको कैसे करना है, जितने भी मान लीजिए इसमें हम 25 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे आज के लेक्चर में। तो 25 क्वेश्चंस जो हम डिस्कस कर रहे हैं उनमें से आप टॉपिक सेलेक्ट करेंगे जिसमें आपको प्रॉब्लम आ रही है या जिसके क्वेश्चंस आप गलत कर रहे हैं। अगर वो टॉपिक्स आपने लिख लिए और वो टॉपिक्स आपको लग रहा है कि रिपीट हुए हैं, 25 में से 2 या 3 बार रिपीट हुए हैं, इसका मतलब वो टॉपिक वीक है। अब उसको कैसे तैयार करना है, आप उस टॉपिक को दोबारा पढ़िए, दोबारा उसका लेक्चर अटेंड करिए, उसको समझिए, फिर उसके एक्सरसाइज क्वेश्चंस को दोबारा देखिए किस तरीके से सॉल्व हुए और किस तरीके से हमने उसी टॉपिक को लेकर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व कराया है। यही सबसे राइट तरीका होता है प्रीवियस ईयर को करने का। हम प्रीवियस ईयर की प्रैक्टिस ही क्यों करते हैं, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी आपके लिए उतना ही नया क्वेश्चन रहता है जब वो पहली बार आपके सामने आता है, जो आपको एग्ज़ाम में देखने को मिलेगा, क्योंकि वो भी उसी एग्जामिनर ने पूछा है, वो भी उसी बोर्ड ने पूछा है या उसी कमीशन ने पूछा है जिसके लिए आप एग्ज़ाम दे रहे हो। तो वो क्वेश्चन भी उसी ने पूछा है, आगे भी वही बोर्ड और जो कमीशन है पूछेगा, तो वही कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखकर क्वेश्चन बनाएगा। क्वेश्चन सेम ना होकर उसकी लैंग्वेज में चेंज आ सकता है, लेकिन क्वेश्चन वही रहेगा, उसका जो कॉन्सेप्ट है वही रहेगा। तो इसीलिए आपको अपने कॉन्सेप्ट पे कमांड करना है, ना कि नंबर ऑफ क्वेश्चंस पे। देखिए अगर आपको कॉन्सेप्ट आता है तो आप उस पर 50 क्वेश्चन प्रैक्टिस करो या 10 क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, किसी में एरर नहीं आएगी। तो क्या होता है कि स्टूडेंट्स को नंबर ऑफ क्वेश्चन प्रैक्टिस करने लग जाते, कॉन्सेप्ट को ज़्यादा अच्छे से नहीं समझते। उल्टा करिए, कॉन्सेप्ट को आप समझिए, उसके बाद नंबर ऑफ क्वेश्चंस आप चाहे थोड़ा सा कम कर लीजिए। मल्टीपल टाइम रिवीजन ही, जितने ज़्यादा आप मल्टीपल टाइम्स रिवीजन करोगे उतना ही ज़्यादा आप एग्ज़ाम में अच्छा कर पाओगे, उतनी ही ज़्यादा एक्यूरेसी आप अटेंड कर पाओगे। तो आज की क्लास में हम चर्चा किस पे करेंगे, हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को लेकर, और ये प्रीवियस ईयर जो हमारे एसएससी के एमटीएस एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। अब हम शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से अपनी बात। इफ़ वी एग्जामिन द सैचुरेशन आस्पेक्ट the enterprise market in the short term revenue buying programs। अब देखिए बात क्या हो रही है, इफ़ वी एग्जामिन, अगर हम एग्जामिन करें द सैचुरेशन आस्पेक्ट, अगर सैचुरेशन आस्पेक्ट किसका, द एंटरप्राइज मार्केट इज द शॉर्ट टर्म। अब देखिए जो द है ना, इज द शॉर्ट टर्म रेवेन्यू बाइंग प्रोग्राम्स। तो यहाँ पर क्या है, प्रोग्राम्स। तो ये जो प्रोग्राम्स है ना ये गलत है, क्योंकि यहाँ पर प्रोग्राम्स देखिए यहाँ पर आपको सिंगल होने की अभाव को बात करेगा। जैसे इफ़ वी एग्जामिन द सैचुरेशन एस्पेक्ट द इंटरप्राइज मार्केट इज़ द शॉर्ट टर्म रेवेन्यू बाय प्रोग्राम। तो इंटरप्राइज मार्केट की बात करी है, और वो इंटरप्राइज मार्केट कैसा है, एक शॉर्ट टर्म रेवेन्यू बाइंग प्रोग्राम्स नहीं है, प्रोग्राम होगा। तो यहाँ पर प्लूरल नहीं आएगा, यहाँ पर ये सिंगुलर यूज़ करा जाएगा, प्रोग्राम।
राइट। क्यों सिंगुलर यूज़ करा जा रहा है? क्योंकि भाव ही इसका ऐसे निकल के आ रहा है कि ये सिंगुलर बात कर रहा है। यहाँ से आप इस चीज़ को समझ सकते हैं, राइट। तो डी पार्ट में एरर है, इसको अभी हम ठीक करेंगे। तो यहाँ पर प्रोग्राम्स की जगह क्या आ जाएगा? प्रोग्राम, सिंगल फॉर्म, राइट, इस तरीके से। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, वी आर एन यूके बेस्ड कंसल्टेंसी फर्म एंड हैव बीन रिटेन्ड टू प्रोवाइड सर्विसेज टू एन इंडियन क्लाइंट। तो अब बात करी गई है कि जो वी आर, हम जो हैं यूके बेस्ड कंसल्टेंसी फर्म होते हैं। कंसल्टेंसी फर्म क्या होती है? जो आपको राय देती है। कंसल्टेंसी का मतलब ही होता है कि आपको फाइनेंस को लेकर राय, टेक्नोलॉजी को लेकर राय, तो जिस तरीके से आपको उनको एडवाइस चाहिए होता है, एक्सपर्ट्स की नज़रिया चाहिए होता है, कंसल्टेंसी फर्म्स हम उन्हीं को बोलते हैं, राइट। एंड हैव बीन रिटेन टू प्रोवाइड सर्विसेज। अब ये सर्विसेज किसको दे रहे हैं? टू एन इंडियन क्लाइंट। अब यहाँ पर देखिए एन को, यहाँ पर इंडियन आया तो ई वोवल साउंड है तो एन का यूज़ बिल्कुल ठीक है यहाँ पर। अब ज़रा यहाँ पर देखिए, ये यू जो है ना, यहाँ पर ये हमारा वोवल है, लेकिन हमने बात करी थी ए और एन को हम साउंड पे लेके बात करेंगे। ए और एन का चुनाव हम किसके ऊपर करेंगे? इनकी ध्वनि, यानी किस तरीके से ये आवाज़ निकालते हैं, इनकी ध्वनि क्या होती है। तो वोवल साउंड को लेकर हम क्या यूज़ करेंगे? एन, और कॉन्सोनेंट साउंड को लेकर हम क्या यूज़ करेंगे? ए। तो यू, ये या का साउंड दे रहा है, राइट, या का साउंड दे रहा है। यू के, तो ये गलत हो जाएगा, यहाँ पर आ यूके बेस्ड कंसल्टेंसी होगी, एन नहीं होगी। वी आर आ यूके बेस्ड कंसल्टेंसी फर्म एंड हैव बीन रिटेन टू प्रोवाइड सर्विसेज टू एन इंडियन क्लाइंट, राइट। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट काइंड ऑफ अ मैन आर यू? नो एरर। अब ज़रा ध्यान से देखिए, ये किस मतलब किस भाव में कहा गया होगा? बोला होगा कि यार किस तरीके के आदमी हो तुम, ये यही रहा होगा। तो अब यहाँ पर बात करो, क्या वो इसके मैन होने को लेकर बात कर रहा है कि तुम्हारे हाथ पैर नहीं हैं, तुम एलियन जैसे लगते हो, या तुम अजीब से मैन हो, कुछ हम जैसे मैन नहीं हो, ऐसा कुछ बात कर रही है? या उसके नेचर को लेके बात कर रहा है? देखिए, मान लीजिए किसी ने कोई गड़बड़ कर दी, और वो कोई छोटी मोटी गड़बड़ नहीं, बड़ी गड़बड़ कर दी है, और उसको लेके उसको पश्चाताप भी नहीं है। तो आपने बोला कि किस तरीके के आदमी हो, आपको पता भी नहीं है कैसे करना होता है, तो आप उसके बिहेवियर को लेके बात कर रहे हो, ना कि उसके कैरेक्टरिस्टिक्स को, कि वो उसके मुस्टैच नहीं है, उसका आवाज़ ऐसा नहीं है मैन जैसा, और या फिर वो अलग से एलियन जैसा लग रहा है, ऐसा नहीं है। यहाँ पर जो बात की जा रही है वहाँ पर उसके कैरेक्टरिस्टिक्स या इसको लेके बात करी जा रही है। तो यहाँ पर ए नहीं लगाएंगे। तुम एक कैसे आदमी हो, तुम एक कैसे आदमी नहीं हो, तुम कैसे आदमी हो। व्हाट काइंड ऑफ मैन आर यू, राइट। तो आ मैन नहीं होगा, सिर्फ व्हाट काइंड ऑफ मैन आर यू। तो बी पार्ट में एरर है, इसको आप ठीक करेंगे, ए को एलिमिनेट करेंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, ट्रैवलिंग बाय द एयर इज मच फास्टर देन ट्रैवलिंग बाय ट्रेन। देखिए कंपैरिजन हो रहा है, मच फास्टर देन, तो जो ट्रैवलिंग है वो एयर से ज़्यादा तेज़ है, यानी एयर से हम ज़्यादा जल्दी ट्रैवल कर सकते हैं ट्रेन के कंपैरिजन में, और जो कि सच है। बाय द एयर नहीं होता, ट्रैवलिंग बाय एयर होता है, बाय द एयर नहीं होगा, ट्रैवलिंग बाय एयर। बाय एयर का मतलब होता है एरोप्लेन हो गया, या अदर मीन्स ऑफ हेलीकॉप्टर हो गए। तो बाय एयर का मतलब यहाँ पर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट की बात करी गई है, हवा के द्वारा नहीं कि हवा में ट्रैवल करना, नहीं, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट की बात करी गई है। तो यहाँ पर लिखेंगे ट्रैवलिंग बाय एयर इज मच फास्टर दैन ट्रैवलिंग बाय ट्रेन, राइट। सो ए पार्ट में एरर है, हम यहाँ से द हटा देंगे, हम यहाँ पर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट की बात कर रहे हैं, तो बाय एयर आएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, आफ्टर मैनी एन एडवेंचर द एक्सप्लोरर फाइनली सेट फुट ऑन द इंग्लिश सॉइल। आफ्टर मैनी एन एडवेंचर, तो राइट, बहुत सारे एडवेंचर के बाद। आफ्टर मैनी एन एडवेंचर का मतलब होता है, जब हम मैनी एन का मतलब होता है कि जब हम कुछ लार्ज अमाउंट की बात कर रहे हैं, तो एक एडवेंचर नहीं किया होगा, उसने काफ़ी एडवेंचर किए हैं। बहुत सारे एडवेंचर के बाद, रोमांच के बाद, द एक्सप्लोरर, राइट, फाइनली सेट फुट, उन्होंने, एक्सप्लोरर ने कहाँ पर पैर रखा था? इंग्लिश सॉइल। तो यहाँ पर ज़रा ध्यान से देखिए, यहाँ सॉइल का मतलब क्या आ रहा है? क्या ये सॉइल का मतलब मुझे देश या किसी राज्य, स्टेट का मतलब यूपी, हरियाणा, ये सब मत समझिएगा। स्टेट का मतलब होता है जहाँ पर लोग रहते हैं, राइट। पॉलिटिकल लैंग्वेज में अगर स्टेट की बात करें, जहाँ पर लोग रहते हैं, एक सिस्टम के द्वारा सब कुछ चीज़ें होती हैं, उनको हम एक स्टेट बोलते हैं,
राइट। तो मैं वहाँ पर उस स्टेट को रेफर कर रहा हूँ, यूपी, हरियाणा, राजस्थान, महाराष्ट्र, बिहार, इस तरीके के स्टेट की नहीं बात कर रहा। तो सॉइल जो एक नेशन, एक कंट्री, एक स्टेट को रिप्रेजेंट कर रहा है, ना कि टाइप ऑफ सॉइल्स की बात कर रहा है, राइट। जैसे हमारी अलुवियल सॉइल होती है, राइट, सलाइन सॉइल हो जाती है, माउंटेन सॉइल, एरिड सॉइल, रेड सॉइल, ब्लैक सॉइल, तो इस तरीके की टाइप्स होती है सॉइल। लेकिन यहाँ इंग्लिश सॉइल का मतलब है इंग्लैंड, तो यहाँ पर इंग्लिश सॉइल का मतलब क्या हो गया, इंग्लैंड, और कंट्री के नाम से पहले हम दा नहीं लगाएंगे, तो यहाँ पर दा हट जाएगा। आफ्टर मैनी एन एडवेंचर द एक्सप्लोरर फाइनली सेट फुट ऑन इंग्लैंड, ऑन इंग्लिश सॉइल, राइट। तो यहाँ पर इंग्लिश सॉइल का मतलब इंग्लैंड की बात हो रही है, तो सी पार्ट में एरर है। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, द रोड टू फेमस मॉन्यूमेंट पासिस थ्रू अ फॉरेस्ट। जो देखिए अब किस रोड की बात हो रही है, जो फेमस मॉन्यूमेंट को जाता है, यानी जो रोड फेमस मॉन्यूमेंट को जाता है वो एक फॉरेस्ट से पास करता है, पास थ्रू अ फॉरेस्ट, वो एक पर्टिकुलर किसी फॉरेस्ट से पास करता है। अब जो ये मॉन्यूमेंट है ये फेमस है, अब फेमस है तो जाहिर सी बात है ये मॉन्यूमेंट तो रहा होगा, डेफिनेट मॉन्यूमेंट रहा होगा, क्योंकि उन्होंने बोल दिया फेमस, और रोड को भी डेफिनेट कर दिया कि हम उसी रोड की बात करें जो किसी मॉन्यूमेंट के लिए जाता है। तो यहाँ पर टू द फेमस आएगा, टू द फेमस। अच्छा, मैंने दा को फेमस के बाद क्यों नहीं लिखा, क्योंकि एडजेक्टिव है, और एडजेक्टिव से पहले हम आर्टिकल्स और डिटरमिनर्स रखते हैं। टू द फेमस मॉन्यूमेंट्स, राइट, इसको ठीक करेंगे, टू द फेमस मॉन्यूमेंट। सो बी पार्ट में एरर है, अब दा लगा देंगे, यहाँ पर क्या आ जाएगा, द आ जाएगा, द फेमस मॉन्यूमेंट। नाउ क्वेश्चन नंबर 7, नाउ दैट शी इज लिविंग इन हर ओन फ्लैट शी क्लीन्स द विंडोज ट्वाइस अ वीक, द विंडोज इन द समर एंड वंस अ वीक इन द विंटर, नो एरर। देखिए अब आप इसमें एरर बताइए। यहाँ से थोड़ा ना कॉन्सेप्ट भी जनरेट होता है कि कहाँ पर दा लगेगा, कहाँ पर नहीं लगेगा, इसको लेकर भी हम चर्चा कर रहे हैं। यहाँ से एक और कॉन्सेप्ट हम सीखेंगे, जैसे जब भी हम बात करते हैं अपने मौसम को लेकर, तो क्या उनके साथ दा आता है या नहीं आता है, इस पे अब हम चर्चा करने वाले। नाउ दैट शी इज़ लिविंग इन हर ओन फ्लैट, ना अब वह अपने खुद के फ्लैट में रह रही है। शी क्लीन्स द विंडो, वह विंडो साफ़ करती है। ट्वाइस अ वीक, हफ्ते में 2 बार, जब कब साफ़ करेगी वो, गर्मियों में, और हफ्ते में 1 बार कब साफ़ करेगी वो, विंटर में। तो जब भी आप सीज़न लिखते हो, जैसे समर, विंटर, ऑटम हो गया, तो आप दा नहीं लगाओगे। विंडोज इन समर एंड वंस अ वीक इन विंटर, तो नॉट द समर द विंटर, नहीं, हम ऐसे लिख सकते हैं इन द समर वैकेशन। तो यहाँ पर वैकेशन को हम बता रहे हैं, यहाँ पर वैकेशन हमारा नाउन आ गया, राइट। तो आगे की भी चर्चाएं इस तरीके की चलती रहेंगी। तो सी पार्ट में एरर है, दा नहीं लगाएंगे, क्योंकि हमने यहाँ पर सीजन के नाम लिखे हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 8, दीज डिस्प्लेज द रिमार्केबल वेराइटी। अब देखिए दीज डिस्प्ले, यह डिस्प्ले करते हैं, क्या डिस्प्ले कर रही हैं, एक रिमार्केबल वैरायटी। तो यहाँ पर दा नहीं लगेगा, यहाँ पर लिखेगा दीज डिस्प्ले आ रिमार्केबल वैरायटी, राइट, आ रिमार्केबल वैरायटी। सो बी पार्ट में एरर है, दा नहीं, ए होगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 9, अकॉर्डिंग टू द बाइबल। अब बाइबल से पहले दा लगा क्यों, क्योंकि बाइबल एक होली किताब है और ये यूनिक है, ये डेफिनेट है, इसीलिए हमने दा लिखा। अकॉर्डिंग टू दैट बाइबल इट इज़ मीक। अब मीक का मतलब होता है नर्म, नर्म, काइंड। इट इज़ मीक दैट विल इनहेरिट द अर्थ, राइट, जो नर्म है वह रहेगा, राइट। तो इट इज़ मीक, तो यहाँ पर अब यहाँ पर बात करिए, इट इज़ मीक, तो इट किसके लिए आया है, जाहिर सी बात है इट हमारा जो है प्रोनाउन है। अब इसके बाद हमने लिख दिया मीक, एक एडजेक्टिव है, लेकिन यहाँ पर हमें एक सब्जेक्ट चाहिए। अकॉर्डिंग टू द बाइबल, ये बाइबल का एक कोट है, इट इज़ द मीक, जो नर्म है। यहाँ पर पर्सन की बात करी जा रही है, पर्सन ही तो इनहेरिट करेगा अर्थ को, और वो कौन है, जो नर्म है, तो द आएगा। तो एडजेक्टिव को अगर आप किसी व्यक्ति विशेष या उसकी क्वालिटी को लेके, जैसे पुअर, पुअर का मतलब होता है गरीब, लेकिन आप दा पुअर लिख दोगे ना तो वो सब गरीब लोगों की बात करेगा। रिच, रिच का मतलब होता है अमीर, राइट, धनीवान, धनवान, ये एडजेक्टिव है। लेकिन दा रिच की बात कर दोगे तो उन अमीरों की बात करेगा ये, राइट, राइट। अगर दा एडजेक्टिव से पहले दा लगा देते तो वो पूरी क्लास को डोमिनेट कर, पूरी क्लास को डिनोट करता है, रिप्रेजेंट करता है, इंगित करता है। तो यहाँ पर द मीक आएगा बी में, राइट। तो इट इज़ द मीक दैट विल इनहेरिट द अर्थ, ये चीज़ याद रखेंगे आप। नाउ क्वेश्चन नंबर 10,
माई फादर इज़ इन बैड मूड टुडे। अब देखिए मूड यहाँ पर जो होता है ना, ये एक एब्स्ट्रैक्ट है, लेकिन यहाँ फादर की स्टेट को लेके बात हो रही है और यहाँ पर हम मूड को एज अ नाउन इंडिकेट कर रहे हैं। तो वो आज खराब व्यवहार में है या फिर वो अभी ठीक नहीं है, राइट। इन बैड मूड होता है कभी कभी ऐसा हर किसी के साथ। तो माय फादर इज़ इन अ बैड मूड आएगा। इनके बाद यानी प्रीपोजिशन के बाद हमने आर्टिकल लगाया। क्यों लगाया? क्योंकि ये चीज़ मैंने आपको समझाई है कि प्रीपोजिशन के बाद नाउन आता है जो उस प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट होता है। और यहाँ पर ये बैड क्या है, ये मूड को क्वालिफाई कर रहा है, बता रहा है कि किस तरीके का मूड है, खराब है, बैड है। तो बैड एडजेक्टिव आ गया। तो एडजेक्टिव से पहले प्रीपोजिशन के बाद हमारा क्या यूज़ होता है, डिटर्मिनर। और यहाँ पर हम किसकी बात करेंगे, आर्टिकल ए की बात करेंगे, राइट। सो बी में क्या होगा, इन जनरल बात कर रहे हैं तो इन अ बैड मूड होगा। तो बी पार्ट में एरर है, यहाँ पर इन अ बैड मूड रखेंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 11, द कैंडिडेट्स परफॉर्मेंस वॉज नॉट अप टू द मार्क इन द इंटरव्यू। तो गलती से निकल ही गया आपको सही आंसर। तो द कैंडिडेट्स परफॉर्मेंस वॉज नॉट अप टू मार्क इन द इंटरव्यू। देखिए पहली बात, किसकी बात करी जा रही है, किसके बारे में चर्चा की जा रही है, कैंडिडेट की परफॉर्मेंस के बारे में चर्चा की जा रही है। क्या ये परफॉर्मेंस को डेफिनेट लिखना ज़रूरी है, दा लगाना ज़रूरी है? बिल्कुल ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि हम उस कैंडिडेट की परफॉर्मेंस की बात करें जो इंटरव्यू में हमने रिव्यू की है, इंटरव्यू में हमने देखा है, राइट। समीक्षा कर रहे हैं उस कैंडिडेट की परफॉर्मेंस के बारे में जिन्होंने इंटरव्यू दिया है। तो दा इसलिए यहाँ पर डेफिनेट आएगा। क्या इंटरव्यू से पहले दा आएगा? बिल्कुल, क्योंकि उसको रेफर करने के लिए तो कैंडिडेट्स परफॉर्मेंस आ गया कि ये कौन सी परफॉर्मेंस की बात हो रही है, इंटरव्यू की बात हो रही है। अब वो इंटरव्यू में उस पर्टिकुलर परफॉर्मेंस को लेके बात करेंगे तो यहाँ पर इंटरव्यू भी हमारा क्या होगा, डेफिनेट होगा। अब ज़रा मार्क को देखिए, यहाँ जो ये मार्क है ना, एक लेवल होता है। जैसे आप एक अच्छे एग्ज़ाम देके एक इंटरव्यू के लिए गए, सपोज़ आपने कोई बढ़िया एग्ज़ाम दिया और उसके बाद क्लास 1 का एग्ज़ाम है, उसके बाद इंटरव्यू की कुछ इस तरीके से मार्किंग रख दी। यहाँ हो गया, हमने रख दिया इसको, हमने रख दिया एक्सीलेंट, ये हो गया वेरी गुड, राइट। वीजी कर देते इसे कर देते गुड और इसे कर देते एवरेज। इससे नीचे वालों को हम बिलो एवरेज मानेंगे। अब कोई कैंडिडेट यहाँ तक भी परफॉर्म नहीं कर पाया, इस पॉइंट तक भी परफॉर्म नहीं कर पाया, तो हम बोल सकते हैं कैंडिडेट की जो परफॉर्मेंस है इस पर्टिकुलर मार्क तक नहीं रही। तो क्या ये एवरेज का नंबर डेफिनेट है? बिल्कुल डेफिनेट है, क्योंकि हमने ये फिक्स करा हुआ है इस सर्टेन वैल्यू तक जो है एवरेज दिया जाएगा। क्या गुड का नंबर डेफिनेट है? बिल्कुल। वेरी गुड का डेफिनेट है? बिल्कुल। एक्सीलेंट का डेफिनेट है? बिल्कुल डेफिनेट है। तो जब यहाँ पर बात करी जा रही है कि एक सीमा तक उसकी परफॉर्मेंस नहीं थी, यानी अप टू द मार्क, क्योंकि जो मार्क है ये डेफिनेट है, तो इसीलिए यहाँ पर लिखा जाएगा वाज नॉट अप टू द मार्क, राइट। सो बी पार्ट में एरर है, इसको आप ठीक करेंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 12, द एक्सेलरेटिंग पेस ऑफ लाइफ। एक्सेलरेटिंग का मतलब होता है बढ़ता हुआ पेस जिंदगी का, ऑफ लाइफ इन अवर मेट्रोपॉलिटन सिटी हैज़ हैड द ट्रेमेंडियस इफेक्ट, राइट, ऑन द कल्चर एंड लाइफ स्टाइल ऑफ द पीपल। तो यानी जो यहाँ पर बात की जा रही है, जो 12th क्वेश्चन को ज़रा ध्यान से देखिए, द एक्सेलरेटिंग पेस ऑफ आवर लाइफ इन आवर मेट्रोपॉलिटन सिटी। जो एक्सेलरेटिंग पेस है किसका, हमारी लाइफ का, कहाँ पर, मेट्रोपॉलिटन सिटी के अंदर, हैज़ हैड द ट्रेमेंडियस इफेक्ट, उसका बहुत ज़्यादा, यानी हैज़ हैड द ट्रेमेंडियस इफेक्ट ऑन द कल्चर ऑफ लाइफ स्टाइल ऑफ द पीपल। तो यहाँ पर हैज़ हैड द नहीं होगा, कि उन्होंने बोला कि इसका एक बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ता है। किसके ऊपर इफेक्ट पड़ता है? कल्चर और लाइफ स्टाइल के, वहाँ के लोगों की लाइफ स्टाइल पे और कल्चर पे। क्या असर पड़ता है, कौन सा असर है, कौन सा इफेक्ट है, हमें नहीं पता। हम बस ये बताने की बात कर रहे हैं कि एक बहुत बड़ा असर पड़ता है। तो एक बड़ा असर पड़ता है और वो असर क्या है नहीं पता, इसीलिए यहाँ पर दा नहीं आएगा, यहाँ पर आएगा ए। हैज़ हैड अ ट्रिमेंडियस इफेक्ट ऑन द कल्चर एंड लाइफ स्टाइल ऑफ द पीपल। एक बहुत बड़े असर की बात करी जा रही है। कौन सा असर है, क्या इफेक्ट है, ये अभी फिक्स नहीं है, ये डेफिनेट नहीं है, राइट। तो इसीलिए यहाँ पर एरर होगी। तो बी पार्ट में एरर है और इसका ए पार्ट जो है वो राइट आंसर है। नाउ क्वेश्चन नंबर 13, लिटरेचर रिमेन्स द इंटरेस्ट ऑफ अ माइनॉरिटी and the majority has chosen to ignore those aspects of language school they were told to value high। अब ये बहुत ज़्यादा कॉमन देखा भी जा रहा है हमारी सोसाइटी के अंदर। जो लिटरेचर जो होते हैं ना, वो बहुत कम लोग पढ़ते हैं,
और जो मेजॉरिटी होती है वो कुछ और पढ़ रही है, वो साइंस पढ़ रहे हैं, क्योंकि आज का टाइम तो इनोवेशन का टाइम है, टेक्नोलॉजी का टाइम है, तो नो डाउट साइंस पढ़ रहा है, मेडिकल पढ़ रहा है, कोई और अदर डोमेन्स पढ़ रहे हैं। लेकिन लिटरेचर क्या होता है? लिटरेचर हमारी जो सोसाइटी है इसको बांधने का काम करती है। जो सोशल वैल्यूज़ होती हैं, राइट, जो अब आप सोसाइटी में रहते हो, आप एक दूसरे के दुख और दर्द को समझते हो, आप सोशल वैल्यूज़ के साथ जुड़े हो, राइट, समाज के साथ। समाज को समाज बनाने के लिए लिटरेचर का योगदान बहुत ज़रूरी रहता है। अगर आपको किसी समाज के बारे में समझना है इतिहास के अंदर, तो वहाँ के कवियों की कविताएं, वहाँ के लेखकों के लेख पढ़िए। उनके लेख और कविताएं बता देंगी कि उस समय का समाज कैसा था। तो आपको हिस्ट्री में जाने की, झांकने की ज़रूरत नहीं है, आपको राजाओं महाराजाओं के द्वारा कार्य देखने की ज़रूरत नहीं है। अगर वहाँ का लेखक, सामान्य लेखक और सामान्य कवि जो अपनी कविताओं में लिखता है, तो इसका मतलब वैसा ही वहाँ पर जो आप समाज देखने को मिलेगा, वैसा ही उस समय के राजा या कोई और शासक रहा होगा, उसका जो करने का तरीका है, राज करने का तरीका है, उसका विवरण उनकी कविताओं में देखने को मिलेगा। तो लिटरेचर, यहाँ पर हमें ये बात हो रही है। तो लिटरेचर, अब हम क्वेश्चंस पे लौटते हैं। लिटरेचर रिमेन्स द इंटरेस्ट ऑफ अ माइनॉरिटी एंड द मेजॉरिटी, राइट। अब बात करें एंड द मेजॉरिटी has chosen to ignore those aspects of language school they were told to high value। तो यहाँ पर जब बात करी जा रही है लिटरेचर रिमेन्स द इंटरेस्ट ऑफ अ माइनॉरिटी नहीं होगा, ऑफ द माइनॉरिटी होगा। तो हम बात कर रहे हैं ना कि लिटरेचर जो है वो सिर्फ कुछ माइनॉरिटीज़ का इंटरेस्ट रह गया है, और वो माइनॉरिटीज़ हमें पता है क्योंकि हम माइनॉरिटीज़ की बात कर रहे हैं और किसी बड़े हिस्से में से एक छोटे हिस्से की बात कर रहे हैं, और वो हिस्सा लिटरेचर को पसंद करता है। तो डेफिनेट सीधी सी बात है कि वो माइनॉरिटी डेफिनेट है और स्पेसिफिक है। तो ए पार्ट में ए की जगह द आएगा, राइट। तो आप भी कभी जो मौका मिले तो लिटरेचर को पढ़िए, किताबों को पढ़िए। द फेमस डॉक्टर चंद्रा इज़ ओनली डेंटिस्ट इन अवर विलेज। तो कोई फेमस डॉक्टर है चंद्रा, वो एक ही अकेला डेंटिस्ट है हमारे गांव में। इज़ ओनली, देखिए, इज़ द ओनली डेंटिस्ट, इज़ द ओनली डेंटिस्ट, वही एक अकेला डेंटिस्ट है। तो इसके इस कंडीशन में हम दा लगाएंगे। डेफिनेट है, डेंटिस्ट तो कोई और नहीं है, वही एक अकेला डेंटिस्ट है, तो दा यूज़ करेंगे, राइट। तो यहाँ पर ए नहीं होगा, यहाँ पर द होगा, बी होगा, इसको सही करेंगे बी। बी इज द राइट आंसर, इज ओनली द डेंटिस्ट। क्वेश्चन नंबर 15, अ पर्सन आई मेट इन द थिएटर, अ पर्सन आई मेट इन द थिएटर वॉज द प्ले राइट हिमसेल्फ, राइट। तो जिस पर्सन को वो मिला थिएटर में, वो उस प्ले उस वहाँ पर जो कोई प्ले हो, वो अब यहाँ पर बोल रहा है वॉज द प्ले राइट हिमसेल्फ, वो खुद एक प्ले लिखने वाला था। प्ले का मतलब क्या होता है? जैसे आप थिएटर देखते हो, अभी तो आपने नहीं देखा होगा, अब सिनेमा हॉल का ज़माना आ गया, लेकिन थिएटर क्या होता है कि थिएटर में एक्ट होता है। जैसे अगर आपने रामलीला देखा हो या फिर ऐसे कोई और प्रदर्शनी देखी हो, जैसे और जूलियस सीजर का एक्ट प्ले होता है। तो जब आप प्ले देखते हो और उस प्ले को लिखने वाला जो होता है, जो उनके रोल्स लिखता है, किस तरीके से प्ले शुरू होगा, बीच में क्या होगा, किस तरीके के हादसाएं होंगे और कैसे ख़त्म होगा, तो ये जो लिखता है इसको हम बोलते हैं प्ले राइटर। यहाँ पर यही बात करी गई है, वो खुद एक प्ले राइटर है। तो यहाँ पर आ पर्सन नहीं होगा, द पर्सन होगा, क्योंकि उस पर्सन के बारे में इतना बड़ा जो यहाँ पर विवरण दे दिया, तो अब वो डेफिनेट बन गया हमारे लिए। तो ए पार्ट में एरर है, ए की जगह हम क्या करेंगे? द यूज़ करेंगे। टोरी वॉज टेकन बाय ग्रीक्स, दिस फॉर्म्ड द बेसिस ऑफ अ स्टोरी विच हैज़ बिकम फेमस। तो जो टोरी था उसको ग्रीक के द्वारा, ग्रीक जो थे वॉज टेकन बाय, किसके द्वारा लिया गया या ले गए? टोरी को ग्रीक्स ले गए, राइट। और दिस फॉर्म, यही बेसिस बना हमारी कहानी का जो आगे फेमस हुई। दिस इज द बेसिस ऑफ द स्टोरी, यही जो है आधार है कहानी का जो आगे फेमस हुई। तो ग्रीक क्या है? ग्रीक एक क्लास है लोगों की या कम्युनिटी है लोगों का, या एक जगह पे रहने वाले लोगों को हम ग्रीक कहते हैं, यानी ग्रुप का नाम दे दिया। तो टोरी वॉज टेकन बाय द ग्रीक्स, राइट। टोरी वॉज टेकन बाय द ग्रीक्स, यहूद, राइट, ग्रीक्स, राइट। तो इसको मेरे को हिंदी में अभी आइडिया नहीं आ रहा है कि हिंदी में क्या बोलते हैं, लेकिन अगर आप देखोगे अलेक्जेंडर का टाइम, सिकंदर का टाइम हो गया, राइट, तो वहाँ पर जो ये सोक्राट्स हो गए, ये सब आ गए, तो वो ग्रीक से निकले थे, ग्रीक फिलोसोफर्स थे, राइट। तो हिंदी में इसे ग्रीस बोलते हैं और इंग्लिश में इसको ग्रीक बोलते हैं।
तो ग्रीक जो है एक लोगों की बात करी जा रही है, वहाँ जो उस लैंड पे जो मैसेडोनिया, पहले उस कंट्री का नाम मैसेडोनिया हुआ करता था लेकिन अब ग्रीक है, राइट। तो उसको वहाँ पर लोगों की बात करी जा रही है, वहाँ के रहने वाले लोगों की बात करी जा रही है, ग्रीक, राइट। तो ए पार्ट में एरर है, ता ग्रीक हो जाएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 17, आई गो टू द बेड एट 8 एवरी नाइट, नो एरर। अब जरा ध्यान से देखिए, वो बोल रहा है कि मैं हर रात 8 बजे बेड पे चला जाता हूँ, यानी सोने चला जाता हूँ। क्या आपको पता है वो किस बेड की बात कर रहे हैं? नहीं, वो कहीं भी बेड हो सकता है, उसके रूम में, किसी भी रूम में बेड हो सकता है, कितने भी बेड हो सकता है, हमें नहीं पता। तो यहाँ पर जब बेड स्पेसिफिक नहीं है तो दा क्यों यूज़ करेंगे? आई गो टू बेड एट नाइट एवरी नाइट, तो यहाँ पर दा नहीं आएगा, यहाँ पर सिंपल हम दा को हटा देंगे। आई गो टू बेड एट नाइट एवरी नाइट, यानी एट 8 एवरी नाइट। नाउ ए पार्ट में एरर थी, वो हमने ठीक करी। नाउ क्वेश्चन नंबर 18, the recent study has indicated that there is perceptible right change in the attitude of the people। देखो, परसेप्टिबल चेंज का मतलब होता है कुछ जो चेंज आप देख पा रहे हो, नोटिसेबल चेंज। तो रिसेंट स्टडी क्या इंडिकेट करी है कि एक नोटिसेबल चेंज देखा गया है किसके अंदर? लोगों के एटीट्यूड में। तो ये जो चेंज का जो यहाँ पर बात करा जा रहा है ना, तो यहाँ पर आप बात कर रहे हो नाउन की, तो चेंज यहाँ पर एक नाउन है, राइट। तो देयर इज अ चेंज, तो देयर इज अ चेंज, ए आएगा, क्योंकि आप एक चेंज देख रहे हो लोगों के एटीट्यूड के अंदर, नोटिसेबल चेंज, परसेप्टेबल चेंज मतलब नोटिसेबल चेंज देख रहे हो आप, तो यहाँ पर ए आ जाएगा। देयर इज अ परसेप्टेबल चेंज इन द एटीट्यूड ऑफ द पीपल। तो सी पार्ट में क्या हो जाएगा? अ परसेप्टेबल चेंज, राइट, इन द एटीट्यूड ऑफ द पीपल। तो सी जो है आपका आंसर बनेगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 19, मैनी फ्रेंड इंसिस्टेड दैट आई शुड सी द मूवी फ्रॉम बिगिनिंग टू द एंड। अब उसके फ्रेंड ने क्या करा? माई फ्रेंड, नॉट मैनी, माई फ्रेंड्स इंसिस्टेड। इंसिस्टेड का मतलब होता है जब आप किसी को फोर्सफुली बोलते हो कि करो, राइट। आप किसी से बोलते हो नहीं आपको तो करना चाहिए, इंसिस्ट करते हो आप फॉर डूइंग समथिंग। तो इसीलिए बोला गया कि मेरे दोस्तों ने मुझे इंसिस्ट किया कि दैट आई शुड सी द मूवी, मुझे वह मूवी देखनी चाहिए शुरुआत से लेके अंत तक। फ्रॉम बिगिनिंग टू द एंड नहीं होगा, टू एंड होगा, क्योंकि अंडरस्टूड है कि मूवी के एंड की बात हो रही है। फ्रॉम बिगिनिंग टू एंड, तो सी पार्ट में द आप हटा देंगे, फ्रॉम बिगिनिंग टू एंड हमारा सही आंसर होगा। Now, question number 20. The front page story was about a school girl that had hurt herself while saving a child in an accident. जो front page story है वो किसके ऊपर बताई गई है? एक स्कूल गर्ल के ऊपर बताई गई है जिसने खुद को हर्ट कर लिया एक बच्चे की जान बचाते हुए। तो ज़रा आप ध्यान से देखिए, द फ्रंट पेज स्टोरी वॉज अबाउट अ स्कूल गर्ल, एक स्कूल गर्ल के बारे में, दैट हैड हर्ट हरसेल्फ वाइल सेविंग अ चाइल्ड इन एन एक्सीडेंट, राइट। तो देखिए, चाइल्ड से एक बच्चे की जान बचा रही है। अब यहाँ पर इसको ज़रा संभाल के देखिए, फ्रंट पेज स्टोरी किसके बारे में? एक स्कूल गर्ल के बारे में, कि क्या करा उस गर्ल ने, उसने खुद को हर्ट कर लिया, दैट हैड हर्ट हरसेल्फ, कब हर्ट किया? वाइल सेविंग अ चाइल्ड, किसी एक बच्चे को, इन एन एक्सीडेंट, तो किसी एक्सीडेंट में एक बच्चे की को जान बचाने के लिए एक लड़की ने खुद को हर्ट कर लिया। अब इस लड़की का विवरण देखिए, हैड हर्ट हरसेल्फ, कब उसने हर्ट किया, राइट, कब किया एक बच्चे की जान को बचाते हुए क्या। तो अब ये लड़की क्या कोई जर्नल लड़की की बात हो गई है किसी, राइट, कोई नॉन स्पेसिफिक गर्ल की बात कर रहे, कॉमन बात कर रहे? नहीं, अब हम यहाँ पर स्पेसिफिक हो गए, हमने इसको डेफिनेट बता दिया कि हम उस लड़के की बात कर रहे हैं जिसने खुद को चोट पहुँचा ली किसी की जान बचाते हुए, यानी बचाते हुए उसको खुद लग गई होगी, उसी की कहानी न्यूज़पेपर में छपी है। तो अबाउट द स्कूल गर्ल, तो ए पार्ट में एरर है, इसको टिक करेंगे। द फ्रंट पेज स्टोरी वॉज अबाउट द स्कूल गर्ल दैट हैड हर्ट हरसेल्फ व्हाइल सेविंग द child in an accident, right? So now question number 21, whatever your views may be is still hold that the purpose of education is to succeed in the life, right? तो whatever your views may be, आपके views, आपके विचार कुछ भी हों, is still hold that the purpose of education is succeed। तो उसने बोला कि जो
पर्पस है एजुकेशन का वो क्या है, लाइफ में सक्सीड होना। इन द लाइफ नहीं होगा, इन लाइफ होगा, इन जनरल बात कर रहे हैं सभी की ज़िंदगी को लेकर। नाउ क्वेश्चन नंबर 22, द बेबी वॉज लेफ्ट इन चार्ज ऑफ एन एल्डरली लेडी। वो जो बेबी है वो किसके इंचार्ज में छोड़ गए, एक एल्डरली लेडी के। तो द बेबी वॉज लेफ्ट इन द चार्ज ऑफ, तो यहाँ पर इन चार्ज नहीं होगा, राइट। अब इस बी पार्ट को देखो, इन द चार्ज ऑफ यानी इन द कमांड ऑफ एन एल्डरली लेडी, इन द चार्ज इसका मतलब होता है इन द कमांड ऑफ, इन द चार्ज ऑफ एन एल्डरली लेडी, राइट। तो बी पार्ट को आप देखेंगे। सो यहाँ पर बी पार्ट में एरर है, द यहाँ पर हम यूज़ कर लेंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 23, अबोडो वॉज द लार्ज फ्लाइटलेस बर्ड फाउंड इन मॉरिशियस। अबोडो के बारे में बात करें, अबोडो एक जो है एक बर्ड है, वॉज द लार्ज फ्लाइटलेस जो उड़ नहीं सकती है, फ्लाइटलेस बर्ड जो कहाँ पर मिलती है, इन मॉरिशस। तो बात किसकी हो रही है इसमें, अबोडो की। अबोडो वॉज द लार्ज फ्लाइटलेस बर्ड नहीं होगा, अ लार्ज फ्लाइटलेस बर्ड, राइट। अबोडो जो है वो एक बहुत बड़ी यानी अ लार्ज फ्लाइटलेस बर्ड है जो कि मॉरिशस में मिलती है। तो यहाँ पर द नहीं आएगा, एक ही बात होगी क्योंकि हमने बता दिया हम अबोडो की बात कर रहे हैं जो कि एक फ्लाइटलेस बर्ड है, राइट। तो अ लार्ज फ्लाइटलेस बर्ड फाउंड इन मॉरिशियस। तो मॉरिशियस क्या एक कंट्री है। नाउ 23 के बी पार्ट। नाउ 24, इन 1906 अ अर्थक्वेक डेस्ट्रॉयड सो मच ऑफ सैन फ्रांसिस्को। तो सैन फ्रांसिस्को यूएस के अंदर यूनाइटेड स्टेट्स में एक जगह है। तो 1906 में एक अर्थक्वेक आया था जिसने सैन फ्रांसिस्को बुरी तरीके से तबाह कर दिया था। तो अ अर्थक्वेक नहीं होगा, एन अर्थक्वेक होगा। अ तो साउंड देखिए वोबल का साउंड आ रहा है, तो एन अर्थक्वेक, राइट। 24 में ए। नाउ 25, द लॉस ऑफ जॉब्स इज रिगार्डेड बाय सम एज एन नेसेसरी एविल इन द फाइट अगेंस्ट इन्फ्लेशन। द लॉस ऑफ जॉब इज रिगार्डेड बाय सम, तो जो लॉस ऑफ जॉब है उसको क्या बोला गया है, नेसेसरी ईविल बताया गया है, राइट। जो कि इन द फाइट अगेंस्ट इन्फ्लेशन, तो बढ़ती महंगाई के अंदर हमने बोला कि हमें लड़ना चाहिए, राइट। तो उसमें बढ़ती महंगाई को के टाइम क्या बात करी गई है, जो लॉस ऑफ जॉब्स है, जॉब्स का खो देना, ये एक बड़ा जो है एक ईविल डेंजर बताया गया। तो एन नेसेसरी ईविल, एन, राइट। तो यहाँ पर आप बताइए नेसेसरी, ना का साउंड आ रहा है तो एन नहीं होगा, अनेसेसरी होगा, अनेसेसरी ईविल। सो बी पार्ट में एरर है, इसको ठीक करेंगे। तो मेनली जो हमारे क्वेश्चन थे कहाँ से बने हुए थे, द क्वेश्चन कंपोज राइट ऑफ आर्टिकल्स, ए एन और द का यूज़ हमने इन क्वेश्चंस में किया। तो इस तरीके से हम धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। जैसे ग्रुप ए डिटर्मिनर्स के क्वेश्चन प्रैक्टिस करें, ग्रुप बी के डिटर्मिनर्स के क्वेश्चन प्रैक्टिस किए। अगर आपको भी लग रहा है कि अगर आपका थोड़ा भी आर्टिकल वीक है तो आर्टिकल के चैप्टर को पढ़िए, राइट। आर्टिकल्स को जिस तरीके से हमने इसमें समझा है थ्योरी के अंदर, उस पार्ट को अच्छे से कवर करिए, आप इजीली आर्टिकल्स के क्वेश्चंस कर लेंगे। इतने ज़्यादा मुश्किल क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आते, बस आपको देखना है कि डेफिनेट केस है या इनडेफिनेट केस है। जब आपको पता चल जाए कि नाउन डेफिनेट है तो दा आ जाएगा, इनडेफिनेट है तो ए और एन आ जाएगा। ए और एन तो सबसे आसान है यूज़ करना, आप सिर्फ साउंड देखिए, कॉन्सोनेंट है तो ए और वोवल है तो एन। तो आज के लेक्चर को हम यही फिनिश करते हैं, बाकी के क्वेश्चन हम अपने नेक्स्ट लेक्चर के अंदर करेंगे। थैंक यू सो मच।